लॉग क्या होता है और लॉग को यूज कैसे करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन में लॉग की सहायता कैसे लेते हैं, इससे क्या हेल्प मिली मैथ्स जगत में, इनके बारे में पढ़ते हैं भाई। अच्छे से मजा आएगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है भाई। और कैलकुलेशन सोच के चलना, ये समय कौन सा है, मतलब हमको करना गुणा है लेकिन प्लस करके काम चल सकता है क्या। प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉग क्या होता है और लॉग को यूज कैसे करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन में लॉग की सहायता कैसे लेते हैं। एक मिनट रुकना। लॉग को यूज कैसे करते हैं, इससे पहले यह जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉग आया क्यों, इसको बनाया किसने, ये आखिर आया किधर से है। चलिए बच्चों, शुरुआत इसी से करेंगे आज की इस वीडियो की। और इस वीडियो में आपको जानने के लिए सबसे पहले मिलेगा कि लॉग कहां से आया, इसको किसने बनाया, इसको बनाया तो क्यों बनाया, और अगर इसको बनाया तो इससे क्या हेल्प मिली मैथ्स जगत में। चलिए बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और स्वागत है एक बार दोबारा से सभी बच्चों का बिहार टॉपर्स विद्याकुल में। अगर आप इस वीडियो से आज जुड़ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कुछ बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो और ज़्यादा मजा आ जाएगा, मुझे भी और आपको भी। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं लॉगरिथम यानी कि लघुगणक का इतिहास। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। यहाँ पे आप हमारे पास सोलर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा वाला चित्र है, और इस तरफ भी यहाँ पे एक लड़का टेलीस्कोप की सहायता से कुछ ऊपर देख रहा है। टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी। प्यारे बच्चों, टेलीस्कोप एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा आप ग्रहों को देख सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, किसी भी दूर स्थित चीज़ों को देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों टेलीस्कोप से ही। साल है 1600, यानी कि 1600 यानी कि आज से कल्पना कीजिए, आज से लगभग 400 साल से ज़्यादा पूर्व की बात को अपने दिमाग में जरा कल्पना करेंगे थोड़ा सा कि वो समय कैसा रहा होगा। ये समय था प्यारे बच्चों 1603-1604 का। 1603-1604 का ये वो समय है जब नया नया टेलीस्कोप यानी कि सूक्ष्म जो दूरदर्शी होता है इसका आविष्कार हो चुका था, यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार हो चुका था। माना जाता है कि वैसे टेलीस्कोप का जो आविष्कार है इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया था, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना सहयोग दिया था, लेकिन गैलीलियो का इसका जो है श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। चलिए, टेलीस्कोप का आविष्कार इस समय में हो चुका था। अब टेलीस्कोप अगर बन गया होगा तो खुद ही सोचिए, टेलीस्कोप से आप बहुत लाखों किलोमीटर दूर की तारों को आप देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि तारा किस हिसाब से गति कर रहा है या फिर उसका स्वभाव कैसा है वगैरह वगैरह। उससे रिलेटेड आप चीज़ें उसके बारे में पढ़ना कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो उस समय के जो वैज्ञानिक रहे होंगे, जब टेलीस्कोप जैसे ही बन गया था, तैयार हो गया था, तो वैज्ञानिकों के बीच में रुचि बढ़ने लग गई कि भाई टेलीस्कोप तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, क्या ऐसा करते हैं। टेलीस्कोप जब आई गया है तो टेलीस्कोप से जो सोलर सिस्टम है, जो ग्रह हैं, तारे हैं, जो आकाश गंगा है, इसके बारे में अध्ययन क्यों ना किया जाए। इनके बारे में पढ़ते हैं भाई, अच्छे से मज़ा आएगा। और हमें थोड़ा बहुत उस टाइम साइंस के बारे में बहुत रुचि रहती थी लोगों के बीच में, और बहुत ज़्यादा उफान पे था उस टाइम स्टार्टिंग में। तो जैसे ही टेलीस्कोप बना तो तारों के बारे में सबकी स्टडी करने का रुचि धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब खुद ही सोचिए, आपने क्लास 11th में ये जरूर पढ़ा होगा कि जो तारे होते हैं या फिर ग्रह होते हैं वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। मान के चलिए आपने इस चीज़ के बारे में जरूर पढ़ा होगा, प्रकाश वर्ष। ये बच्चा दूरी का एक मात्रक है, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फिजिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा, इसको लाइट ईयर बोलते हैं। और दूरी के और मात्रक भी होते हैं, जैसे कि खगोलीय मात्रक भी होता है, एक होता है पारसेक भी होता है, पारसेक। ठीक है, अगर मैं प्रकाश वर्ष की बात करूं बच्चों, तो एक प्रकाश वर्ष की जो मात्रा होती है वो होती है 9.4 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में अगर मैं बोलूं तो 10⁻12, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या। यानी कि वो जो साइंटिस्ट रहे होंगे, जो उस दौर के वैज्ञानिक रहे होंगे, वो दूर की चीज़ों को देख तो सकते थे टेलीस्कोप के कारण, लेकिन उनके बीच में जो कैलकुलेशन होती थी, अब मान के चलिए दो तारों के बीच का आपको, या फिर एक तारा धरती से कितना दूर होगा, बहुत ज़्यादा लाइट ईयर दूर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में इतना होता है। तो तारे तो पता नहीं कितने प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। मान के चलिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा दूर होते हैं, करोड़ों खरबों किलोमीटर दूर। और उसकी जो गणना होगी, अगर आपको मान लीजिए दूरी निकालनी हो या कुछ भी निकालना हो, उन तारों से रिलेटेड या किसी ग्रह से रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ निकालनी हो, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है भाई। और कैलकुलेशन सोच के चलना, ये समय कौन सा है, ये समय अभी 1603 और 1604 का है। यानी कि वो समय जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे भाई, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, उतना ज़्यादा एडवांस समय नहीं था, 400 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं।
तो तब क्या करें? ऐसे में कैलकुलेशंस करने के लिए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन करने में तो एक एक महीना चले जाएगा, और एक एक महीना चले जाएगा तो भाई तो समय तो बहुत ज़्यादा कीमती है, आज भी कीमती है, पहले भी कीमती था। तो कैसे कैलकुलेशंस को ईजी बनाया जाए? तो जब ये समस्याएं लोगों के बीच में आने लगी कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो भाई एक आदमी, एक बहुत ही खतरनाक मैथमेटिशियन, गणितज्ञ हमारे बीच में आए। चुपके से आए लेकिन काम बड़ा खतरनाक सा कर गए। उनका नाम था प्यारे बच्चों जॉन नेपियर। इनका नाम जॉन नेपियर। जॉन नेपियर काम बड़ा छुपके से कर रहे थे, लेकिन जब आए तो सबकी दुनिया इन्होंने हिला दी कि भाई मैंने किया है काम, जो भी किया है। इन्होंने बच्चा एक ऐसा मेथड इजाद किया, एक ऐसा मेथड इन्होंने बना के रख दिया कि जिससे कैलकुलेशन की दुनिया उलट पुलट गई। जितने भी साइंटिस्ट थे सब हैरान रह गए कि कैसे कैलकुलेशंस को इतना इजी किया जाता है। अच्छा, कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा कठिन क्या होता है? आप भी मानेंगे, मैं भी मानता हूँ, प्लस करना माइनस करना इजी होता है, गुणा करना भाग करना कठिन होता है ना? मानते हो ना तुम भी? अगर मानते हो तो कमेंट में यस कीजिएगा, और आपको अगर लगता है कि गुणा और भाग भी इजी ही है तो कमेंट में नो जरूर कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कितनों को प्लस माइनस इजी और गुणा भाग भी इजी ही या फिर कठिन लगता है, ठीक है ना? आमतौर पर अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूँ, यानी कि एक साधारण बच्चे को लूँ, तो वो यही बोलेगा कि भैया मल्टीप्लाई, गुणा भाग थोड़ा सा कठिन होता है और जोड़ घटाना आसान होता है। और अगर मैं संख्याओं को बहुत बड़ा कर दूं तब तो गुणा भाग तो भूल ही जाओ भाई, फिर तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करते करते तो हालत खराब हो जाएगी। तो दिक्कतें वही थी, अगर हमको गुणा करना होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा प्यारे बच्चों। तो जॉन नेपियर ने इसी चीज़ को समझा और उन्होंने बोला जोड़ना ईजी होता है, जोड़ना तो आसान लगता है। ऐसी कोई तरीका इन्होंने ईजाद किया कि क्या गुणा करने के बजाय हम गुणा करने के बजाय चीज़ों को प्लस कर सकते हैं क्या? मतलब हमको करना गुणा है लेकिन प्लस करके काम चल सकता है क्या? तो इन्होंने गुणे के मेथड को प्लस से कर दिया अदला बदली, और भाग वाले मेथड को माइनस से कर दिया अदला बदली। तो ये था इनका काम। कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 20 साल इसके पीछे काम किया था, और 1614 में बच्चों इन्होंने अपना जो मेहनत थी वो दुनिया के सामने लाई। अपनी एक किताब इन्होंने पब्लिश करी। उस किताब का जो शीर्षक था, उस शीर्षक में इन्होंने जिक्र किया था लॉगरिदम का। सबसे पहले लॉगरिदम का, हालांकि लॉगरिदम में और भी वैज्ञानिकों का हाथ है, जॉन नेपियर के बाद भी लोगों ने इस पर बहुत काम किया, लेकिन जो श्रेय है सबसे पहले वो जॉन नेपियर को जाता है मेरे बच्चों। तो लॉगरिदम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको लॉग बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों लघु गणक। लघु गणक, इसके देखिए हिंदी में अगर आप इसको देखेंगे तो हिंदी में इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। लघु, लघु मतलब छोटा, गणक मतलब कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस को छोटा करने वाली जो युक्ति होती है, जो मेथड होता है, उसी को हम लघु गणक बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको लॉगरिदम, शॉर्ट फॉर्म में इसको एलओजी लॉग बोलते हैं, ठीक है? तो सिंपल सा मेथड था। इन्होंने एक आम इंसान को दिमाग में लेकर के ये सोचा कि इंसान को जोड़ना और घटाना इजी लगता है, तो अगर गुणा वाली कोई चीज़ है उसको कुछ ना कुछ करके प्लस में अगर मैं लेके आ जाऊं, और भाग वाली चीज़ है उसको कुछ ना कुछ करके अगर मैं माइनस में कर दूं, तो काम बहुत बहुत आसान बन जाएगा, है ना? तो ये था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई करेंगे कैसे, गुणा को प्लस में कैसे ले जाओगे? ये तो गलत बात हो जाएगी। गुणा को प्लस में कैसे ले जाओगे और भाग को माइनस में कैसे ले जाओगे? तो गलत बात है। गुणा अलग चीज़ होती है, प्लस अलग चीज़ होता है। उन्होंने यही काम 20 साल तक किया था, कुछ कारण था उसके पीछे, ठीक है? आप देखना ध्यान से। तो हम समझ गए ना इसके पीछे का इतिहास। तो 20 साल काम करने के बाद कहा जाता है कि इनकी जो किताब थी, अब इन्होंने जो किताब निकाली पहले बच्चों, वो इस प्रकार से थी। ये 1614 का समय है। तो उस टाइम जो किताबें होती थी वो आजकल की किताबों से काफ़ी अलग होती थी। 400 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार की उनकी किताब थी। उसका शीर्षक लॉगरिदम नाम से था। तो इस किताब में जो था बच्चों, उसके जो पेज थे, किताब के जो पेज थे वो इस प्रकार से थे। इसमें नंबरों के आगे कुछ वैल्यूज लिखी गई होती थी। जैसे कि देखिए, नंबर लिखा हुआ 1 के आगे लॉग की वैल्यू, अगर मैं बोलूंगा 1 के लॉग की वैल्यू कितनी होती है? 0। देखिए 0.00 है तो 0 ही है। अगर मैं बोलूंगा 2 के लॉग की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 0.30103। अच्छा, मैं बोलूंगा 3 के लॉग की वैल्यू कितनी होती है? 0.47712। तो जॉन नेपियर भाई साहब ने ये बोला कि भाई चिंता मत करो, गुणे की चिंता मत करो, भाग की चिंता मत करो, बस इतना करो, मेरी किताब खरीद लो, अपने पास एक किताब रख लो। मेरी एक किताब मैंने छाप दी है, मैं इसको छपवाऊंगा,
अपने पास एक किताब रख लेना। अगर तुमको बड़ी बड़ी संख्याएं गुणा करनी पड़ेंगी तो मेरी किताब से देखना और उनको गुणा करने के बजाय प्लस कर देना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा गुणा करने की जगह प्लस कैसे करेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे इन्होंने गुणे को प्लस से अदला बदली कर दी, गुणे को प्लस से अदला बदली कर दी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं आपको बोलूंगा पहले बच्चों 2 गुणा 3 कितना होता है। चलिए 2 चक्कू कितना होता है, 2 चक्कू कितना होता है, बहुत ही आसानी से आप 8 आंसर कर देंगे। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। जॉन नेपियर ने ये गुणा करने के लिए इसका आविष्कार थोड़ा ना किया था, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या किस प्रकार से लॉग जो टेबल होती है, या फिर जॉन नेपियर भाई साहब जो अंकल जी थे, दादाजी थे, बहुत महान गणितज्ञ थे, इनकी जो ये किताब थी किस प्रकार से काम करती थी, इनके जो कॉन्सेप्ट थे वो कैसे थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं आपको 2 संख्याओं को गुणा करना है। किसको गुणा करना है, 2 और 4 को गुणा करना है। आपके दिमाग में आंसर है 8 आना चाहिए, लेकिन 8 तो आपको आपका आंसर है। जॉन नेपियर कैसे निकालता है इसका आंसर, अगर जॉन नेपियर यहाँ पे जिंदा होते अभी तो वो कैसे इसका आंसर निकालते, आइए उसको देखते हैं। चलिए, इन्होंने बोला कि इन दोनों को गुणा करने की जगह इन दोनों के लॉग की वैल्यू निकाल लो। इन दोनों के लॉग की वैल्यू क्या होती है उसको देखो। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, यहां से देखो, ये लॉग 2 की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा है, लॉग 2 की वैल्यू। वो उन्होंने काम कर दिया, वो आपका काम नहीं है, वो जॉन नेपियर भाई साहब जी करके चले गए 1614 में। लॉग 2 की कितनी होती है, लॉग 3 की कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू उन्होंने बता के गए थे 0.30103। ठीक है, उन्होंने बोला लॉग 4 की वैल्यू भी निकाल लो। मैंने आपको किताब दे रखी है, लॉग जॉन नेपियर ने बोला आपको किताब दे रखी है, उसमें से वैल्यू देखो कितनी होती है, 0.60206, 0.60206। हाँ जी, अब इन दोनों को प्लस कर लो। मैंने क्या बताया था, गुणा की जगह प्लस करना है। log 2 और log 4 की वैल्यूज को प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए इनको, कितना आएगा देखिए, इनको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 9, 0, 3, 0, 6 और 3 9.0, कितना आ रहा है बच्चा, log 2 प्लस log 4 कितना आ रहा है, थोड़ा सही से लिख देते हैं, 9, 0, 3, 0, 9.0। ठीक है, इतना आ गया इन दोनों की वैल्यूज को जोड़ के। अब आपको लॉग टेबल में ही दोबारा से देखना है कि किस संख्या की लॉग की वैल्यू ये होती है, 90309, 90309, ये रहा, दिख रहा है लॉग टेबल में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा 8, लॉग 8 का मान 0.90309 होता है, तो इसका मान 8 होता है। तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा, क्योंकि 8 का मान है। तो कहां से निकला, ये देखो 2 चौको 8 होता है ना, 2 चौको 8 होता है, लेकिन कैसे निकाला मैंने 8, मैंने log 2 का मान निकाला यहाँ से देख के, log 4 का मान निकाला यहाँ से देख के, उन दोनों का मान जोड़ा मैंने, जो वैल्यू आई उसके बगल में मैंने देखा कि उसके बगल में नंबर कौन सा है, ये रहा वो नंबर 0.90309, ये रहा, उसके बगल में 8 है ना, तो इन दोनों को गुणा करके 8 ही आएगा। अब खुद ही सोचिए, अगर हमको सारे बड़े बड़े नंबर की वैल्यू इसमें पता हो, उन दोनों नंबर को अगर मुझे गुणा करना हो, और गुणे करने में तो बहुत टाइम लगेगा, गुणे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो गुणे करने के अलावा अगर मुझे प्लस करना पड़े तो कितना इजी हो जाएगा बच्चा। यही था जॉन नेपियर का 20 साल की स्टडी, उन्होंने 20 साल जो काम किया वो इसी के पीछे किया। काम ज़्यादा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर्स की वैल्यू यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, अब जैसे जैसे समय आता गया तो साइंटिस्ट लोगों ने इसमें अपने नंबर्स ऐड करते रहे, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज बन गई। और आज के समय में हमारे पास एक नॉर्मल सी लॉग टेबल आती है, उस टेबल में हमारे पास ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट हम उसमें किसी भी नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको एक लाइव क्लास चाहिए जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा, 1 घंटे में काम हो जाएगा, और लॉग टेबल आपको आना ही चाहिए। अगर आप क्लास 11th में हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं, या फिर आप क्लास 12th पास करके किसी ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे, तो आपको लॉग टेबल की वैल्यूज़ निकालना आनी चाहिए। तो अगर आपको एक डेडिकेटेड क्लास चाहिए प्यारे बच्चों, कि भैया एक लाइव क्लास लेके आइए जिसमें हम आपसे सीखना चाहते हैं लॉग टेबल को कैसे यूज़ करते हैं और लॉग की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, तो कमेंट में यस कीजिएगा बच्चों। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यस दिखेंगे कमेंट में, मुझे बहुत सारे यस अगर दिखेंगे कमेंट में, तो मैं आपके लिए एक लाइव क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं लॉग टेबल के बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, चलिए, तो ये था प्यारे बच्चों, ऐसे काम करता था जॉन नेपियर जो साइंटिस्ट थे, उनकी लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट। और लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट बेसिकली इसी चीज़ पर आधारित है कि गुणा को प्लस में कर देना और भाग वाले को डिवाइड में कर देना, सिंपल सी बात। ठीक है, भाग वाले को माइनस में कर देना। ठीक, चलिए, ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों हमारा लॉगरिदम का इतिहास।
ओके, अब बात यह है कि लॉगरिदम क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, जिस प्रकार से ये बच्चा कंफ्यूज है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि लॉगरिदम की क्या आवश्यकता है, क्या इसका कुछ और रोल भी है। बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों। अब आपके मैं बात करूं तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जैसे कि मैंने बताया, तो मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ही। अगर मैथ में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है, इसका रोल है, तो फिजिक्स में भी होगा, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स आपस में एक साथ चलते हैं। मैथ्स और फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। लॉग जो होता है, समाकलन में, अवकलन में, अलग अलग जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है लॉग का। लॉग के जो गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको डेडिकेटेड एक लाइव क्लास चाहिए तो मैं आपके लिए एक लाइव क्लास लेके आ जाऊँगा, जिसमें मैं लॉग के बारे में आपको बताऊँगा, लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके गुण होते हैं अलग अलग प्रकार के, प्लस माइनस के अलावा भी और गुण होते हैं बहुत, उनसे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें आपके पास देखने को मिलेंगी अगर मैं लाइव क्लास लेके आऊँगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मुझे दिखेगा बच्चों का कि बच्चों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा है, बच्चों को असलियत में नीड है लाइव क्लास की, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं सीधा की सीधा लाइव क्लास लेके आ जाऊँगा अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दिखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। और क्या केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ है? हाँ जी, केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है प्यारे बच्चों। आपने अगर नहीं देखा है, क्लास 11th में इसका जरूर एक आपने फॉर्मूला देखा होगा, पीएच बच्चों। पीएच तो आपने देखा ही होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यानी कि हाइड्रोजन सांद्रता के अगर आपको मान निकालना हो, पीएच वैल्यू अगर किसी की निकालनी हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन की संख्या का अगर आप लॉग वगैरह निकाल दे तो माइनस का जो आता है उसको पीएच वैल्यू बोलते हैं। पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा, 0 से लेकर 14 तक होता है, सोरेनसन ने इसका आविष्कार किया था, वगैरह वगैरह। और अम्ल और क्षार की जो मात्रा होती है, या फिर कितना कोई अम्लीय है, कितना कोई क्षारीय है, कोई विलयन, उसकी मात्रा निकालने के लिए पीएच का मान निकालना पड़ता है। और पीएच का मान असलियत में अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए भी लॉग का सहारा लेना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस के पूरे क्षेत्र में, मैथ्स में तो है ही, फिजिक्स में तो है ही, और केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका लॉगरिदम से रिलेटेड एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि लॉगरिदम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको सीखना है कि लॉगरिदम का काम कैसे करता है, लॉग टेबल कैसे बनती है, लॉग टेबल को यूज़ कैसे करते हैं, तो कमेंट में मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और हो सके तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें मैंने आपको लॉगरिदम का इतिहास और इसके जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो अपने 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों। 3 दोस्तों के साथ मिनिमम, ऐसे 3 दोस्त जिनको आप सिखाना चाहते हो कि ले भाई लॉग से जुड़ी हुई ये चीज़ सीख ले, ये चीज़ जान ले, और आप ये वीडियो किसी को भी भेज सकते हो। जरूरी नहीं है कोई 11th या 10th क्लास का ही, क्योंकि ये इतिहास के बारे में, लॉग से, मैथ से रिलेटेड बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। और आपको अगर गणित के छात्र हो तो आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं जो भी मैथ्स पढ़ता हो। मेरे बच्चों, आपसे मिलूंगा मैं लाइव क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।